नमस्कार, नई परख के गुफ्तगू कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेखक प्रवीण कुमार हैं, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है। वास्को डिगामा की साइकिल से लेकर कई अन्य पुस्तकों की। लेकिन आज हम इनकी जिस पुस्तक पे बातचीत करेंगे, उस पुस्तक का शीर्षक है अमर देशवा। एक ऐसा उपन्यास जो कोरोना काल में हुई त्रासदी की कहानी बयां करता है और इस लिहाज से हमें ऐसा लगता है और शायद जो पाठक इस पुस्तक को पढ़े होंगे उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि यह एक कालजयी कृति है और भविष्य में अगर एक समझ बनाना चाहता है उस दौर की स्थिति, नागरिकों की स्थिति, आम जनता ने जो भीषण त्रासदी झेली, उसका वृतांत, इन सब चीज़ों की अगर कोई समझ बनाना चाहता है तो उसे ज़रूर इस पुस्तक को पढ़ना होगा अनुसंधान के समय या एक आम पाठक के रूप में। और अभी भी जिसने भी इस पुस्तक को पढ़ा है वह कोरोना की त्रासदी को ज़्यादा गहराई से समझ पाया है। आज की इस बातचीत में मुख्य रूप से धनंजय प्रवीण जी से सवाल करेंगे। मैं अगर मेरे मन में कुछ सवाल रहा तो ज़रूर उनके सामने रखूँगा, लेकिन मैं धनंजय से कहूँगा कि वो इस बातचीत को आगे बढ़ाएँ और प्रवीण जी से बातचीत शुरू करें। धनंजय। धन्यवाद कमल। यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अमर देशवा, और इस पे हम कमल एक पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। तो इसके बैकड्रॉप में नहीं जाते हुए हम सीधे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। और हमने उस वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इसके लेखक प्रवीण जी से जरूर बात करेंगे। मेरा पहला प्रश्न इसमें ये है कि ये किताब रियलिटी और मेटाफर्स का जबरदस्त मिश्रण है, उत्कृष्ट मिश्रण है। इसमें रियलिटी और मेटाफर है, लेकिन कभी कभी मेटाफर बहुत पावरफुल हो जा रहे हैं। तो आपने ये क्या जानबूझ के किया था? बुलाने के लिए धनंजय जी, साहित्यकार के पास उसकी ताकत ही मेटाफर होती है, और याद से नहीं, बहुत पुराने समय से, जिसे हम एम्बिग्विटी कहते हैं ना, वो कई बार अनेकार्थता धारण जब करती है तो विषय से निकल भी जाती है। आप देखेंगे कि इस उपन्यास में जो 4 या 5 वास्तविक कथाएं हैं, उसकी एक व्याख्या उन 4-5 कथाओं की, एक नैरेटिव्स प्रस्तुत करने वाला जो मेटाफर है, वो 2000 साल पुरानी किताब है उपन्यास के भीतर, जो जापानी प्रोफेसर के पास है। तो पूरा उपन्यास मेटाफर में नहीं है। 5 जो कहानियां हैं उसमें से एक कहानी जो है वो मेटाफर है, और वो इसलिए ताकि जो 5 कहानियां हैं रियल जोन की, उनकी प्रतिपुष्टि करे। तो आप कह सकते हैं कि वो इसलिए पावरफुल हो गई क्योंकि बार बार अलग अलग जीवन में घटने वाली एक ही तरह की घटनाओं को व्याख्यायित करती है। वो स्टेट और नागरिक के रिश्तों को परिभाषित करती है, पुनर्परिभाषित करती है और इतिहास भी बताती है। तो वो अगर पावरफुल लग रहा है तो इसे मैं एक आरोप के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रशंसा के रूप में मैं इसे लेता हूँ। पे ही जानना चाहता था। और इसके अलावा इस पुस्तक में कुछ दिलचस्प या बाइनरीज प्रस्तुत किया गया है, जैसी सभ्यता जल निकायों के नियंत्रण पर पनपती हैं। इसके विपरीत वन जीवन समतावादी प्रतीत होता है। राज्य जल निकायों पर एकाधिकार रखता है, जबकि जंगल का जीवन लोक केंद्रित रहता है। क्या आप इसको और भी कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? चल रही है कि एंथ्रोपॉड ने पूरी धरती को विनाश के कगार पे पहुंचा दिया, और एंथ्रोपोसीन को लेके, जलवायु परिवर्तन को लेके बातचीत हो रही है। इस पे निबंध बहुत लिखे गए। हिंदी में उस धुरी को समझते हुए रचनाएं अभी कम हैं, और भी लोगों ने लिखा है। ये जो संघर्ष है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो अत्यधिक दोहन है प्रकृति का, और उस दोहन से ही संघर्ष पैदा हुआ है। सह अस्तित्व में तो हम बहुत पहले से रहे थे कई समाज,
लेकिन मनुष्य की दोहन की प्रवृत्ति और अत्यधिक हर जगह उपस्थिति ने इस पूरे संघर्ष को पैदा किया। स्टेट की पूरी कोशिश रहती है कि वो नागरिकता के साथ साथ संसाधनों पर नियंत्रण करे, या संसाधनों पर नियंत्रण करने के साथ साथ नागरिकता पर नियंत्रण करे। ये कोई एकल काम नहीं है, दो आयामी काम एक साथ होते हैं जो अन्योन्य आश्रित रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। ये पूरा एंथ्रोपोसीन का विमर्श इसमें देखा जा सकता है। इसमें केवल नागरिकता का सवाल नहीं है, इसमें हाशिए के समाज जो सभ्यता के तथाकथित इन्वर्टेड कॉमा में सभ्यता के विकास यात्रा में जिन्हें हम पीछे मानते रहे हैं, हम उन्हें उनके साथ ट्रीटमेंट क्या किया है। जंगल छीना, जमीन छीना, पहाड़ छीन रहे हैं अब इन दिनों में। तो ये पूरा संघर्ष जिस तरह से स्टेट और नागरिक का हो रहा है, या मनुष्य और स्टेट का, वो दिखाने की मैंने उसमें कोशिश की है। राज्य इकाइयाँ लगातार क्रूर होती जा रही हैं, नागरिक अधिकार लगातार सीमित किए जा रहे हैं, और उसकी एक व्याख्या जो है इस क्लैश से और संघर्ष में दिखाने की कोशिश की है, ताकि लगे कि हम केवल कोरोना एक सिंगल त्रासदी से उस दौर में नहीं लड़ रहे थे, हम स्टेट द्वारा खड़ी की गई जो बाउंड्रीज है उनसे भी तबाह और परेशान थे, और वो बाउंड्रीज इतनी घातक थी कि उसके भीतर इंसान लगातार मर रहे थे। अमर देशवा बहुत ही अलग तरीके से नागरिक में भी योगदान देता है, और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे सिटीजनशिप डिस्कोर्स बहुत ही एक पावरफुल अध्ययन का केंद्र रहा है कि एक नागरिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव जीवन में, खासतौर से आधुनिकता के संदर्भ में हम देखें तो। अगर हम सआदत हसन मंटो की टोबा टेक्सिंग में नो मैन्स लैंड को पढ़ें तो वो भी एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। इसके करीब करीब अमर देशवा के पात्रों में रोजमर्रा की जिंदगी में नागरिकता विकसित हो रही है। रोज आप नागरिकता विमर्श आ रहा है उसमें। अंत में आप नागरिकता विमर्श से मानवता पर मुझे लग रहा है कि मानवता पर भी जाते हैं, और यह बहस लगभग कोविड-19 के मध्य में होती है। सो मानवता को केंद्र में लाने का केंद्र बिंदु क्यों बना कोविड-19? बहुत स्पष्ट है कि अब इस तरह की कोई भी महामारी जो है उसका मुकाबला एक देश नहीं कर सकता। हम सभ्यता के जिस मुहाने पे खड़े हैं वहाँ समस्याएं एक राज्य की या एक देश की अब नहीं रह गई हैं, वो ग्लोबल समस्याएं हैं, और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रशिया और यूक्रेन में जो हो रहा है उसका असर धीरे धीरे हम सब के जीवन पे पड़ रहा है, तमाम चीज़ें। इसको थोड़ा सा एक साहित्यकार की नज़र से समझने की ज़रूरत है धनंजय भाई, कि हम मनुष्य थे। मैं साहित्य के दृष्टि से बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ा घेरा था मनुष्य का, फिर उसमें से एक इलाका तोड़ के हम छोटा सा घेरा बनाते हैं और उसमें लिखते हैं स्टेट और नागरिकता। हम 90% अनुभव से कट जाते हैं। फिर उस नागरिकता के भीतर एक और छोटा घेरा बनाते हैं कंज्यूमर होने का। तो ये जो हमारी जो विकास की प्रक्रिया है, इसमें हमें लगातार बौना किया गया। बौना शब्द ना भी बोला जाए तो बहुत छोटा किया गया है, और ये पूरे संघर्ष के दौरान कोरोना काल के देश के ही नहीं पूरी दुनिया के नागरिकों ने महसूस किया कि परस्परता ही हमें बचाएगी। ये नागरिकता, इसके बाउंड्रीज, स्टेट, नेशन स्टेट, ये जो अब तक की जो 2 वर्षों में अर्जित की हुई थातियाँ थी, जिसे हम सोने के मेडल की तरह सीने पे लेके घूमते थे, इनका कोई औचित्य नहीं रह गया है। ये औचित्य विहीन चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि अब समस्याएं स्टेट के बॉर्डर्स को तोड़ के आगे बढ़ रही हैं। अब केवल मनुष्यता ही बचा सकती है। जो इस उपन्यास में प्रोफेसर हैं ताकियो हाशिगावा, जो जापानी प्रोफेसर हैं, उनके स्टेटमेंट को अगर डॉक्टर मंडल, जो कि डॉक्टर हैं इस उपन्यास में, उनके स्टेटमेंट से जोड़िए कि नागरिकता मनुष्यता को नहीं बचा सकती, या शायद ही बचाए, लेकिन मनुष्यता नागरिकता को जरूर बचा सकती है। इसका एक अर्थ ये है
कि राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में हमारे विजन बहुत छोटे हो गए हैं। उस विजन के खिलाफ, वो विजन त्रुटिहीन है ये भी हम नहीं सोच रहे हैं, उस विजन के खिलाफ एक परिस्थिति जन्य उद्गार है डॉक्टर मंडल की, और ये परिस्थिति जन्य उद्गार लगता है कि ये इतना ही बड़ा है, जहाँ वेदों के कुछ कोटेशंस जहाँ हैं, जहाँ पूरी वसुधा को कुटुंब के रूप में देखने का एक बात की गई है। मैं उसको भक्तों के रूप, नए भक्तों के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत उसको सीरियस ढंग से कोट करना चाह रहा हूँ कि मनुष्यता की ज़रूरत आज आन पड़ी है। बॉर्डर्स का कोई औचित्य अब जो है, जो हमने पिछले 150-200 वर्षों में अर्जित की हैं, वो औचित्य विहीन हो गई हैं, और हमारी त्रासदियाँ, हमारी ज़रूरतें वो अब पूरे ग्लोब पर हैं। इसलिए ऐसे समय में एक अंतर्ध्वनि उसके भीतर उठ रही है कि राष्ट्रवाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अब अप्रासंगिक होता दिख रहा है इन समस्याओं की वजह से जो हमारे सामने 21वीं सदी में लगातार आ रही हैं। कोरोना उनमें से सबसे बड़ी समस्या है, हमें आंखें खोलनी चाहिए। धनंजय, मैं एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूँगा। प्रवीण भाई, आपका उपन्यास सच में बहुत बेहतरीन है, और जब मैंने इसे पढ़ा तो इसका एक लंबा प्रभाव मेरी मनोदशा पर रहा। कई दिनों तक मैं इस पर सोचता रहा। लेकिन हम सब कोरोना के दौर में से गुजरे हैं, और उस दौर में एक तरह की राजनीति भी हमारे देश में चल रही थी, जो आज भी चल रही है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, खासतौर पे मुसलमान हैं, उनको हाशिए पर ढकेलने की राजनीति। तो मेरा प्रश्न यह है कि जब मैंने आपके उपन्यास को पढ़ा तो उसमें सरकार की तरफ से, सत्ताधारी दल की तरफ से जिस तरह की राजनीति की जा रही थी, उसका जिक्र उस तरीके से नहीं मिलता है। कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पे आपने एक लव जिहाद जैसी चीज़ का एक कपल के बारे में आपने दिखाया है, उस कहानी को आप लेकर आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जो उपन्यास को पढ़ने के बाद कि हम एक ऐसे दौर की बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी दल और उनकी जो राजनीति है वो पूरी तरीके से धार्मिक उन्माद की राजनीति की तरफ भी बढ़ रहे थे। तो क्या एक उपन्यासकार के रूप में आपने जानबूझकर इस तरह के पहलुओं को छोड़ने का फैसला किया, या आप इसे सच में बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, जिस तरह की चीज़ें सांप्रदायिक राजनीति उसमें खेली जा रही थी? यही मेरा प्रश्न है। और आलोचकों ने भी सवाल दागे हैं और कहा कि एनआरसी से लेके तमाम जो चीज़ें चल रही थी, इसके बाद कोरोना को एक धर्म विशेष से जोड़ा गया और किस तरह से राजनीति हुई। देखिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ मैं शुरू से लिखता रहा हूँ। लादेन ओझा की हसरतें, वास्को डिगामा की साइकिल, एक राजा था जो सीताफल से डरता था, ये सब सांप्रदायिकता को लेकर मेरी लंबी लंबी कहानियां रही और अच्छी चर्चित रही हैं। इस उपन्यास की रचना प्रक्रिया में 2-3 जगह मैंने वर्णन किए हैं कि जब कोविड में लाशें जल रही थी तो उन्हें हटाकर मीडिया में दिखाया जा रहा था कि एक खास तरह की मंदिर का नक्शा क्या है होगा, उसके गर्भगृह क्या होंगे और उसका पूरा आयतन क्या होगा। और वो जो नायक है एस अमृत, वो टीवी फोड़ देता है। ये टीवी फोड़ना उस खास दृश्य में वो पक्षधरता को भी दिखाता है। बचने का सवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि एक उपन्यास का जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उसमें आपकी समस्याएं सहज रूप से ऑर्गेनिक ढंग से आती हैं। वो जिस तरह से आती हैं उस तरह से वो उपन्यास आगे बढ़ता है। वहाँ जब आप सभ्यता समीक्षा करते हैं, माफ़ कीजिए थोड़ा बड़ा शब्द है लेकिन मुझे प्रयोग करना पड़ेगा अपने बचाव के लिए, कि जब आप सभ्यता समीक्षा करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उठा के रखते हैं। इस देश में वो एक समस्या थी जो सत्ताधारियों द्वारा पैदा की गई थी, उसका वर्णन है, लेकिन उस पर एक पूरी मूल कहानी कोई नहीं है, सिवाय वो उन भागे हुए जोड़ों के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाग के उस शहर में और लव जिहाद की चर्चा है उसमें। लेकिन फोकस मेरा जो उस त्रासदी को लेकर था, और साथ ही साथ सांप्रदायिकता के साथ साथ स्टेट के जो उसकी अपनी
नर्चरिंग है, उस नर्चरिंग से कहाँ हमें दिक्कत हो रही है उस पे मेरा फोकस था। तो फोकस पॉइंट थोड़ा बदलने से ये पक्ष रह गया, लेकिन इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि मैं उससे बचना चाह रहा था। कहा उपन्यास के सहज प्रक्रिया में कोई चीज़ आ जाए वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा ना लगे कि कट पेस्ट कर दिया गया है किसी समस्या को उठा के, और इसीलिए उपन्यास बन पाता है क्योंकि अखबारी कतरन उसको नहीं बनना होता है। अगला सवाल अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ धनंजय, मैं चाह रहा था कि अगला सवाल अगर आप करें तो, या फिर मैं एक सवाल पूछूं, फिर आप उसमें आ सकते हैं। जी जी, मेरा ये किसी भी लेखक के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि फॉर्म और जो व्यवस्था का क्रिटिसिज्म है उसके बीच जो इक्विलिब्रियम है या बैलेंस है कैसे बनाए। कई बार उसको डिफरेंट मल्टी लेयर्ड रीडिंग द्वारा उजागर की जाती है, और कई बार हम उसमें अपना मीनिंग भी अटैच कर देते हैं पाठक के तौर पे। तो उस लिहाज से अमर देशवा बहुत ही शानदार उपन्यास है। उपन्यास से ज़्यादा ये एक मुझे लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 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 सिर्फ एक कोरोना पीरियड के दौर में सिमटाया नहीं जा सकता है। मतलब इसको हम अप्रीतम दस्तावेज कह सकते हैं। इसमें एक प्रश्न ये, और इसमें बहुत शक्तिशाली पात्र हैं, वो लड़ रहे हैं, वो जूझ रहे हैं, हार नहीं रहे हैं। वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, बहुत वो हैं, और उनकी एजेंसी सुस्त नहीं है। ये है इस पुस्तक में, लेकिन वे सामाजिक आंदोलनों से कुछ दूरी बनाए रहते दिखाई देते हैं। कभी कभी लगता है क्या यह जानबूझकर किया गया है या ये हमारे समय का सच है, शहरी जीवन का। मैं कहूँगा कि काश ये जो सामाजिक आंदोलन जो हम लोग बड़े शहरों में बैठ के देखते और समझते हैं वो छोटे शहरों और कस्बों में फैल पाते हैं। मैंने जो ज़िंदगी देखी है उन दिनों, चूँकि मैं दिल्ली से बहुत दूर था उस समय, 1000 किलोमीटर, सामाजिक आंदोलन की कोई वहाँ उपस्थिति मैंने नहीं देखी वहाँ पे। एक दूसरा, आप देखें कि रोज़मर्रा के जीवन में फंसे हुए पात्र हैं, कुछ छोटी छोटी संस्थाओं में मिलकर वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई बड़ा उस दौर में परिवर्तन में भूमिका हो, ऐसा हो नहीं पा रहा है। हमें लगता है कि सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप जो अभी तक जो उठा है वो गांव कस्बे, अगर गांव छोड़ भी दें तो छोटे शहरों और कस्बों में उस तरह से नहीं फैला है। और इस फैलाव का आधार जो है, अगर केवल सोशल मीडिया को मानते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा भ्रम में हैं कि वो सामाजिक आंदोलन है। स्वतः स्फूर्त कई आंदोलन छोटे छोटे होते रहे हैं, व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे, उस दौर में भी लोग इकट्ठे होकर सिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन एक वृहद सामाजिक आंदोलन का वो हिस्सा कभी हो नहीं पाए क्योंकि उनके दिनचर्या में ऐसे संकट थे, ऐसी लड़ाइयाँ थी कि उसको ही मेरे जहन में भी वही चीज़ थी और पात्र जिस तरह के हैं उनके जहन में वही चीज़ होती। आदर्शवाद जो है वो जिस तरह से पहले उपन्यासों में आया करता था, एक कहानियों में, उससे 21वीं सदी का समाज बहुत दूर निकल आया है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो आदर्श विहीन हो गया, आदर्श हैं, होने भी चाहिए, लेकिन जो छोटे कस्बों में जो चीज़ मैं देख के आ रहा हूँ उसमें जीवन को हर कीमत पे बचाने की जो त्रासदी मैंने देखी है, वहाँ आदर्श कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। एक संगठित कोई विद्रोह या कोई विद्रोह नहीं कहना चाहिए, प्रतिरोध मुझे वहाँ दिखा नहीं। और जो चैनलाइज होते हैं सामाजिक आंदोलन नेट से, फेसबुक से, उनका उस दौर में कोई औचित्य रह नहीं गया था। तो वो मेरे अनुभव में वो शामिल नहीं हो पा रहा था।
इसलिए वो दिखाई नहीं दिया, और पात्रों में भी वो दिख नहीं सकता था। वो दिखता तो अस्वाभाविक लगता। जो हिंदुस्तान की रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें क्रांतिकारिता को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, और उसकी वजह ये नहीं कि वो चेतना संपन्न नहीं है, उनके हालात उन्हें उस चेतना की तरफ मोड़ने से रोकते हैं। इसमें ये जो और भी प्रश्न हैं, दो प्रश्न और भी हैं जो कमल के ही प्रश्न हैं, लेकिन हम उनको यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो जब आप ये पुस्तक आप लिख रहे थे तो एक बतौर लेखक आप किस मनोदशा से गुजर रहे थे? आप उस पुस्तक के लेखन करने वाले कारक कौन कौन से थे? क्योंकि जिस तरह से आपने यह पुस्तक लिखी है उसमें इसको सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि आपने अपने ऑब्जर्वेशन को उपन्यास का शक्ल दे दिया है, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि इसमें आप भी कहीं कहीं शामिल हैं। तो बतौर लेखक आप क्या कहना चाहेंगे? आप 9वीं में ही मैं दिल्ली आ गया था। मैंने जीवन में इतनी लाशें देखी नहीं थी, और मैं पटना में था, पीएमसीएच के सामने में था। उन एकदम 20 अप्रैल से लेके या 23 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच इतनी लाशें, इतने लोगों का रोना, इतनी चूड़ियों का फूटना, बच्चियों का बिलखना, ये मैंने जीवन में देखा नहीं था। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ सिस्टम का फेलियर, मतलब अचानक दिखा था। और जिन चीज़ों पे विद्यार्थी जीवन में बाद में लेखक होने के बावजूद भी मिनिमम एक यकीन रहता है कि सरकारें हैं, स्टेट है, उसकी मशीनरी है, पावर है, वो मदद करती है, वो सारे बिखर गए थे। अब एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में मेरे लिए ये सदमा था, और उस सदमे में मैं लगभग 1.5 महीने रहा। और साहित्य की ट्रेनिंग से आप जानते हैं कि हमारे लगभग साहित्यकार जो कम से कम कविताएं और कहानियां लिखते हैं, उपन्यास, एक खास तरह का इमोशनल अटैचमेंट उनका इन सिचुएशंस के प्रति रहता है। वो सारा बिखरने लगा, और 1.5 महीने में वो चीज़ें, मतलब मुझे मैं जीवन में इतना कभी परेशान नहीं हुआ जितना उन 1.5 महीनों में हुआ। और केवल पारिवारिक वजहों से नहीं कि कोई हमारा भर्ती है और मरणासन होने वाला है, बल्कि इसलिए भी कि सरकार मुझे दिख नहीं रही थी। और उस चीज़ ने मुझ पर इतना भयानक प्रभाव डाला कि जब मैं वापस दिल्ली आया तो मुझे लगा कि इसको अगर नहीं लिख पाऊँगा, और ये पहली बार हुआ है, मैंने आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि मेरे ऊपर रचनात्मक प्रेशर इतना होता है कि मैं ना लिखूंगा तो शायद पागल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये घटना ऐसी थी कि मुझे लगा इसको अगर कलमबद्ध नहीं करूंगा तो मेरे दिमाग की नसें जो हैं वो उबल रही थी, उसके भीतर का खून, और मैं लिखने बैठ गया। और मैं लगातार लिखता रहा, उस गुस्से को, उस यातना को फिर से याद करके उसे कलमबद्ध करता रहा। तो निजी जीवन की परेशानियों ने, और स्वाभाविक है ये जीवन अकेले मैंने नहीं झेला, हिंदुस्तान के लगभग जनता ने इसको झेला है, महसूस किया, लेकिन मैं लिखने में कामयाब हो गया। मतलब एक गुस्से को मैंने एक रूप दे दिया जिसे अमर देशवा उपन्यास कहा गया। अब ये कैसा है, किस तरह से है, आप लोग इसकी व्याख्या कर ही रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये एक राष्ट्रीय पीड़ा थी जहाँ एक लेखक को कलम जरूर उठाना ही चाहिए था। पहले मैंने उठा लिया। जी, इसमें जो अंतिम प्रश्न है, लेकिन उस अंतिम प्रश्न से पहले इसमें कई जगह आपने बहुत ही डेंस वाक्यों का प्रयोग किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं समाज सोशल साइंसेस के लिए। जैसे कि आपने लिखा है कि एक जगह जो जापानी पात्र हैं हाशिगावा,
वो कुछ असली है तभी कुछ नकली है, असली क्या है खोजना है। ये जो जिस डायलेक्टिक की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ही जरूरी होता है कि वो उपन्यास के माध्यम से आए, और इसमें आता भी है। इसके बैकड्रॉप में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी को साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए, कमल का भी प्रश्न है। और साहित्य के विद्यार्थी के लिए समाज विज्ञान की समझ सीमा कितनी जरूरी है? हमारे गुरु थे प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी। वो क्लास में अक्सर कहते थे कि साहित्य जो है वो विचार को भावना के स्तर पे खोलता है। फिर से रिपीट कर दूं, विचार को भावना के स्तर पे खोलता है। समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को ये उपन्यास ही नहीं, बहुत सारे उपन्यास इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि उसका एक इमोशनल सेंटर होता है, कहानी का भी उपन्यास का भी। और ये हमेशा ध्यान रहे कि हिंदी में हम लोग मानते हैं कि एक ज्ञानात्मक संवेदना होती है और एक संवेदनात्मक ज्ञान होता है। संवेदनात्मक ज्ञान स्थायी होता है। जब हम आंकड़ों को, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को, बहुत सारे निबंधों को एक खास तरह की संवेदना की नज़र से देखते हैं तो हमारे विचार में वो स्थायी रूप से जम जाता है, और वो अस्थायित्व परिवर्तन करने की ओर प्रेरित करता है विद्यार्थी को। ये परिवर्तन जरूरी नहीं कि समाज में क्रांति के रूप में हो, राजनीति के रूप में ही हो। वो अच्छे निबंध, अच्छी कविता, कहानी या उपन्यास या एक रिसर्च पेपर के रूप में भी होता है। तो और साहित्य के विद्यार्थियों को समाज विज्ञान इसलिए पढ़ने की जरूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसके माध्यम से आप शिल्प की प्रैक्टिस नहीं करते, आप संवेदना की ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो आपको ज्ञान के रूप में कई चीज़ें उपलब्ध कराती हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं समाज विज्ञान में जो आज भी मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा ये विषय है। तो कई बार आपको समाज विज्ञान सोचने के लिए, लिखने के लिए, नए विषय के लिए भी प्रेरित करता है। और ये मामूली बात नहीं है। हमारे अनुभव में, मान लीजिए मेरे अनुभव में पेरिस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पेरिस है नहीं, या मुझे यहाँ से मुंबई दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई नहीं है। तो जो मेरा यथार्थ का क्षेत्र है, जो अनुभव का क्षेत्र है, उससे बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। समाज विज्ञान क्या करता है कि उस बड़ी दुनिया में से जो मैच्योर चीज़ें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो तो साथ में लाता ही है। जिसे हम हल्का या बहुत मामूली समझ के छोड़ देते हैं, उसकी तरफ साहित्यकारों का या नए लिखने वाले लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, बाबा नागार्जुन इसके श्रेष्ठ उदाहरण थे। जब पूरी दुनिया हिमालय पर, समुद्र पे, पहाड़ पे, चांदनी पे कविता लिख रही थी, तब वो नेवले पे लिख रहे थे। मादा सुअर कविता लिखी उन्होंने। तो ये दुनिया समतल हम ना देखें और केवल अपनी दृष्टि से ना देखें, इसके लिए समाज विज्ञान का अध्ययन तो मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ। ये जरूरी नहीं कि समाज विज्ञान आप इसलिए लिखें कि आपको नए विषय पर लिखना है, पढ़ें कि इसलिए कि नए विषय पर लिखना है, इसलिए भी पढ़ें कि वो एक बहुत बड़ी बौद्धिक खुराक है। और साहित्य और समाज विज्ञान का एक अभी समय चल रहा है पिछले 10 वर्षों में। आप देखिए कि बहुत सारी रचनाएं जो हैं वो डीकोलोनाइजेशन के नाम पे फिर से रिविजिट की जा रही है, उन पे लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो एक नई तरह की सोच की दुनिया खुल ही रही है। तो ये परस्परता बनी रहनी चाहिए। धनंजय, एक प्रश्न मैं अगर पूछना चाहूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैं प्रवीण भाई ये प्रश्न करना चाह रहा था कि आजकल आप क्या लिख रहे हैं? नया लेखन किस तरह का चल रहा है? एक तो तद्भव में मेरी कहानी आई है अभी, ध्वनि लोक का वासी। हमारे जीवन में जो अनचाही ध्वनियाँ बढ़ गई हैं, मोबाइल फ़ोन से लेके बाहर के लाउड स्पीकर तक, वो कैसे हमें परेशान कर रही हैं और हम महसूस नहीं कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, उसको लेकर लिखा है। एक प्रेम कहानी मैं लिख रहा हूँ, और वो प्रेम कहानी 40 के आसपास के एक युवा और एक युवती का है, या
कह सकते हैं इंसान मनुष्य का है। और मैं अभी बांग्लादेश विभाजन को लेके बहुत सारी चीज़ों पे सोच रहा हूँ, और कुछ किताबें हैं देवयानी सेन गुप्ता की, वो सब भी मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा अगली जो लंबी कहानी होगी, ये उपन्यास पता नहीं, वो राष्ट्रवाद के जो दुरुपयोग हैं दक्षिण एशिया में, उसको लेके मैं लिख रहा हूँ, और दिसंबर तक मुझे लगता है कि उसे मैं पूरा कर लूँ। ये मेरा अंतिम प्रश्न नहीं है, एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम आपके उपन्यास पढ़ते हैं या कहानियाँ पढ़ रहे हैं या जो अभी तत्व में आई है वो पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक लेखक का गुस्सा दिखता है, लेकिन लेखक गायब है। ऐसा क्यों? आवाज नहीं सुनाई दे रही। नहीं, मेरा कहना है कि जो सवाल सूत्र में आपने पूछे हैं, इसको मैं अभी पकड़ नहीं पा रहा हूँ। लेखक होता है, देखिए, लेखक अगर अपने आप को विलोपित कर दे रचना में, ये बहुत मतलब अच्छी चीज मैं मानता हूँ। दूसरी बात, एक ट्रेंड चला था धनंजय भाई की, लेखक कहानी के आगे आगे चलता था और फिर लौट के आता था कि अरे मेरी कहानी तो पीछे छूट गई। वो जब बहुत ज्यादा बोलता था, वो दौर खत्म हुआ है। मतलब लेखक, अगर जिसको आलोचक संजीव कुमार कहते हैं कि कहन जो है वो बहुत दूर तक चला जाता है लेखक का, अब वो ट्रेंड कम हो रहा है और खत्म हो रहा है। तो हर उपन्यास या हर कहानी में लेखक की आपको आत्मकथा दिखे, ये ठीक उम्मीद नहीं है, मुझे लग रहा है। लेखक होता है, लेकिन अपने आप को गला के, वो कई बार अपने अनुभव में होता है, कुछ शब्दों में होता है, कुछ वाक्य विन्यास में होता है, लेकिन वो छिपा रहता है। आपको दिखता है कि हाँ, इस वाक्य के पीछे लेखक होगा, लेकिन वो दिखाई ना दे। लेखक बार बार उपन्यास में या कहानी में झांकता रहे, ये एक मतलब कमजोरी के रूप में मैं इसे देखता हूँ। मतलब मेरी व्यक्तिगत राय है। मेरा जो बस ये भी एक छोटा सा ही ऑब्जर्वेशन है। मुझे लग रहा है हम लोग खत्म करेंगे प्रोग्राम को कमल की टिप्पणी के बाद, कि बेहतर क्या है कि अगर हम लेखक को जान रहे हैं तो उपन्यास पढ़ें, या लेखक को बिना जाने उपन्यास पढ़ें। अब ये सुविधा बहुत कम लोगों के पास है। लेखक को बिना जाने पढ़ें, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो मेरी मित्र मंडली है, जो सीनियर्स हैं, वो जो जानते हैं, वो उनके लगता है कि हाँ ये लेखक है, लिखता है अच्छा। लेकिन जो मेरे रचना को पढ़ चुके होते हैं और जब उन्हें मैं मिलता हूँ और मैं दिखता हूँ, तो उन्हें भरोसा नहीं होता है कि ये वही इंसान है जिसने वो कहानी या उपन्यास लिखा है। और मतलब मैं लेखक की तरह नहीं दिखता, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। और चूंकि लेखन के अलावा जो मेरी बातचीत होती है बहुत खुली होती है और बिंदास होती है, तो कई बार ये भी ऑब्जर्वेशन बन जाता है कि ये आदमी लिख नहीं सकता, मतलब ये कैसे ये लिख लेता है। तो मेरी हार्दिक इच्छा यही होती है कि जो लोग मुझे पढ़ें वो मुझे ना ही जाने, क्योंकि वो जब मिलते हैं तो उनका एक जो लेखक की इमेज बनी हुई है एक इन्वर्टेड कॉमा में, वो थोड़ा गंभीरता से रहेगा, मतलब प्रिटेंड मैं नहीं करता, और वो चीज़ पाठकों को शायद स्तब्ध करती है कि ये लेखक जैसे लगते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। और मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि मैं सच में अगर पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ तो मुझे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जी। मैं ये कहूँगा कि आपसे जो बातचीत हुई, उस बातचीत में अलग-अलग तरीके के पहलुओं को धनंजय ने अपने प्रश्न से छूने की कोशिश की। मैंने भी कुछ सवाल किए, और निश्चित रूप से आपका लेखन जो है वर्तमान पीढ़ी में जितने लोग लिख रहे हैं, उसमें श्रेष्ठतम में से एक, या श्रेष्ठतम तो एक ही होगा, तो काफ़ी आगे है। आप यथार्थ को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अमर देशवा उपन्यास जो है, जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था, एक लंबे समय तक वो पाठकों के बीच में मौजूद रहेगी।
पीछे मुड़कर जब भी कोई मौजूदा समय के इतिहास को खंगालने की कोशिश करेगा, कोरोना के बारे में समझ बनाने की कोशिश करेगा, तो वो एक दस्तावेज के रूप में हमारे साथ रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने इस उपन्यास में जिस तरीके के चरित्रों को प्रस्तुत किया है, वो हमारे आसपास के चरित्र लगते हैं, जो कि और आपके बाकी सारे कहानियों में भी यह बात दिखती है। तो इस लिहाज से यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है कोरोना काल के एक दस्तावेज के रूप में और एक संवेदनशील उपन्यास के रूप में। मैं अमर देशवा की बात कर रहा हूँ। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले प्रवीण भाई, आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप दर्शकों से एक अनुरोध जरूर करें कि वो नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश होती है, हम राजनीति पे बातचीत करते हैं, पर हमारी कोशिश होती है कि हम राजनीति से जुड़े सैद्धांतिक प्रश्नों पर भी बात करें, साहित्य से भी हमारा संवाद लगातार चलता रहे। तो अगर आप ये अनुरोध करेंगे तो शायद हमारे चैनल को थोड़ा फायदा हो। विद्वान साथियों को धन्यवाद कहूँगा कि आपने मुझ जैसे लेखक को बुलाया। मंचों पे कम उपस्थिति रहती है और उसकी वजह वैचारिक ही रही है, आप समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने मौका दिया, धन्यवाद। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि मैं परख के प्रोग्राम को लगातार देखता हूँ और इतनी विविधता है नई परख के प्रोग्राम में कि उससे मैं बहुत एनरिच महसूस करता हूँ। मैं अपनी क्लास के विद्यार्थियों को भी भेजता हूँ और दर्शकों से अपील करता हूँ कि नई परख को सब्सक्राइब करें, उसे देखें। एक नए हिंदुस्तान की रचना की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है, और एक ताकतवर नागरिक और एक मजबूत देश बनाना है। तो उस प्रक्रिया में कई चैनल हैं, उसमें एक सबसे बड़ा चैनल, बौद्धिक चैनल जो है हमारे सामने नई परख है। कृपया सब्सक्राइब करें, उसे देखें, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। मुझे बुलाने के लिए नई परख की टीम को, कमल भाई को, धनंजय भाई को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। धनंजय, आप कुछ जोड़ना चाहें? ठीक है, तो इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। प्रवीण जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और धनंजय इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद नई परख की तरफ से, हालांकि वो नई परख के अभिन्न भाग हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जब हम अगले हफ्ते मिलें तो आपके साथ हम एक और नए लेखक की बातचीत लेकर आएँ। और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर, या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और वहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि मैं ईमेल आईडी भी इस पर दर्ज कर दूं, ताकि आप मेल भी कर सकें, सुझाव दे सकें कि हम कैसे इस तरह के प्रयासों को और बेहतर बना सकते हैं। प्रवीण भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धनंजय, धन्यवाद, और अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।